सभी के लिए नमस्कार मित्रों। काफ़ी दिन से बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें संस्कृत के क्वेश्चन के आंसर बताएं। मित्रों मैं कुछ काम में बिजी था, इस वजह से मैं समय पर आपको ये आंसर की लेकर नहीं आ पाया। और दूसरी समस्या ये थी कि हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे। हमने कहा भी था कि भाई जिनके पास जो क्वेश्चन है, जिनको क्वेश्चन याद हैं, वो हमें क्वेश्चन भेजें। तो हमारे पास लगभग 20 से ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। यदि आपको याद हैं तो आप हमारे पास उन प्रश्नों को जरूर भेजें, जिससे कि मैं आंसर की मैं उनको ऐड कर सकूं। तो आज हम बताने वाले हैं, जो आपके सामने यहां पर मैंने 19 प्रश्न लिखे हैं, एक दो प्रश्न और हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। इनका आंसर मैं आपको यहां पर बिल्कुल एकदम सही और शुद्ध प्रामाणिक आंसर मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। आप जो भी कर आए आप यहां चेक कर लेंगे और आप खुद का मूल्यांकन कर सकेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि संस्कृत की जो कट ऑफ है वो किस तरह से मतलब रहती है, कितनी जाती है, कम या ज़्यादा, क्या स्थिति रहती है। इसके बाद में अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक साथी ने क्वेश्चन किया था कि सर संस्कृत से बीएसटीसी करने से हमें फ़ायदा क्या है, तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा। यदि आप चैनल पर जुड़ जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था आपका 28 अगस्त का, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें हमारे संस्कृत के जो प्रश्न आए थे, जो हमने विद्यार्थियों से पूछे हैं, तो उन्होंने ये क्वेश्चन हमें बताए हैं, तो उनको मैंने यहां लिखा है। मैं इनका आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न है मित्रों, आप अपने अपने आंसर मिला लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे। वर्षम शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप आपको बताना है। शब्द है वर्षम। अब देखो वर्षम शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्षा। ये जो शब्द है बच्चों, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। तो यहां पर पूछा जा रहा है तृतीया विभक्ति का बहुवचन। अब तृतीया विभक्ति का बहुवचन कैसे बनेगा, राम की तरह आप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो रूप चलेगा वो चलेगा वर्षम वर्षे वर्षाणी, वर्षम वर्षे वर्षाणी। अब तृतीया से लेकर के आगे तक जो रूप चलेगा वो राम की तरह चलेगा। तो रामेण रामाभ्याम रामहि, वर्षेण वर्षाभ्याम वर्षहि। तो यहां पर बच्चों वर्ष ही बन जाएगा इस तरीका से। देखिए आप अपना आंसर मिला लेंगे, ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, वर्ष ही। इस तरह से जैसे राम में हम बनाते हैं तो राम ही बनता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि नपुंसक लिंग का जब हम रूप चलाते हैं तो उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तो अलग चलती हैं, यानी कि सेम रहती हैं। जैसे फल है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और तृतीया जो है वो आपकी पुल्लिंग की तरह सेम चलती है रूप। तो ऐसे ही यहां पर बनेगा वर्ष ही। आगे चलिए, आगे है शकंदुहु में संधि बतानी है। शकंदु में संधि बतानी है। हमारे पास प्रॉपर रूप में यहां चारों ऑप्शन नहीं आए थे, लेकिन आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है ना, ऐसे। अब शकंधु में देखो आपको बहुत सारे उदाहरण हमने बताए हैं। शकंधु, करकंदु, मारतंडा, हलीशा, लांगलीशा, ये सारे के सारे उदाहरण आपके पररूप संधि के हैं बच्चों। किसके हैं, पररूप संधि के। तो शकंधु के अंदर पररूप संधि होगी, पररूप। कौन सी होगी, पररूप। इसके लिए एक वार्तिक चलता है हमारे व्याकरण में, शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंद्वादि गण में पठित जो हमारे शब्द हैं उनमें जो टी होगा, उस टी की हमारी क्या होता है, पररूप संधि होती है। ऐसे मान लो, यानी टी संज्ञा होती है, टी संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप हो जाता है, उसके बाद में पररूप संधि कार्य हो जाता है। इसमें पतंजलि का शब्द आता है, शकंदु है, करकंदु है, मारतंड है, हलीशा है, लांगलीशा है, इस तरह के बहुत सारे शब्द इसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जो संधि है आपकी वो है पररूप संधि। हमने बता दिया वार्तिक का नाम है शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। ठीक है, ऐसे। आगे है शांति ही में संधि बतानी है। किसमें, शांति जो हमारा शब्द है इसमें आपको संधि बतानी है। तो शांति का जब संधि विच्छेद करते हैं तो शाम धन ती ही ऐसे होगा, शाम धन ती। अब जो मैं है इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब अनुस्वार का आगे कार्य होता है तो वो होता है अनुस्वार पर सवर्ण संधि के अंदर। सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। इस सूत्र से हमारा शब्द बनता है शांत है,
और शांति भी बन जाएगा। अंकितः, अंचितः, पंचमी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, यहां जो अनुस्वार दिख रहा है, इस अनुस्वार के स्थान पर आगे जो वर्ण दिख रहा है इसका पंचम हो जाता है। तो यहां पर आगे हमारा तय दिख रहा है तो तय का पंचम हो जाएगा। तय का पंचम तय थे दे धे ने, तो यहां पर आपका अनुस्वार की जगह तय का पंचम हो जाएगा, तो बन जाएगा यहां पर शांति ही। क्या बनेगा? शांति ही। ऐसे तो यहां पर आपकी संधि हो जाएगी पर सवर्ण, अनुस्वार पर सवर्ण संधि। आप लिख लेंगे यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं, संधि का नाम लिख लेंगे अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अब देखो ऑप्शन में हो सकता है कि अनुस्वार पर सवर्ण नहीं होगा तो वहां पर सवर्ण नाम आपको मिलेगा, और या फिर आपको पूरा नाम मिलेगा अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ये जो संधि कार्य है ये अनुस्वार के बाद में होने वाला कार्य है बच्चों। ठीक है, क्लियर? आगे चलो। आगे बहुत ही शानदार प्रश्न है हमारा, प्रादयः कति भवन्ति, यानी प्रादय होते हैं, प्रादि जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो प्रादि होते हैं बच्चों, आपको हम पहले तो ये बता दें कि भाई प्रादि होते कौन से हैं, किनको प्रादि कहते हैं। अच्छा बताइए, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? अच्छा, उपसर्ग 22 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 22। और उपसर्गों का ही दूसरा नाम है प्रादयः। हमने आपको बताया कि प्र, परा, अपसम, यानी जो प्र आदि हैं इनको हम प्रादय कहते हैं। प्र आदि, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें प्र आता है और आदि लगा दिया उसमें और उसको बना दिया संधि आदि करके, रूप चला करके, तो प्रादयः इति। तो प्रादयः का मतलब आपके उपसर्ग हैं। तो यहां पर प्रादि कितने होंगे, मतलब उपसर्ग कितने होंगे? तो संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। कितने? 22। तो यहां उत्तर हो जाएगा हमारा 22। अगला है हमारा जटा भी तापस्य है। जटा भी तापस्य का मतलब जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। कोई जटाधारी है, बड़े बड़े जटाएं हैं, उसके बाल हैं बड़े बड़े, तो देख करके हम कहेंगे यार ये तो कोई महात्मा लग रहा है, कोई तपस्वी लग रहा है। तो आपने कारक में पढ़ा होगा एक सूत्र, इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, जब किसी पहचान, किसी चिन्ह आदि के द्वारा किसी की पहचान होती है तो वहां पर हम तृतीय विभक्ति करते हैं। तो सूत्र हो जाएगा इत्थम भूत लक्षणे। ध्यान रखना, इत्थम भूत लक्षणे, ये हमारा उत्तर होगा। इत्थम भूत लक्षणे। उदाहरण में उसमें आप देख सकते हैं ये कहां पर दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको यही वाला आंसर करेक्ट करना है। इत्थम भूत लक्षणे। यदि आपने ये किया है तो आपका एकदम सही है, और नहीं किया है तो वो गलत है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों? ऐसे आगे है संति का लंग लकार में परिवर्तन करना है। संति, अब संति का मतलब क्या होता है, यानी अस्ति, स्ता, संति, अस धातु है अस, और अस का रूप चलता है अस्ति, स्तः, संति। हमें इसका रूप चलाना है लंग लकार में, मतलब भूतकाल में। भूतकाल में कैसे चलता है? आसीत, आस्ताम, आसन, आसन बनेगा। तो यहां पर आसन होगा बच्चों। आप अपना आंसर देख लेंगे, यदि आपने आसन किया है तो एकदम करेक्ट है, और नहीं किया है तो एकदम गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा 50-50 वाला मामला नहीं है, या तो पूरा गलत या पूरा सही। ठीक है ना? तो यहां पर ये संति जो है हमारा, संति बहुवचन का रूप है, प्रथमा यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो आपको इसको जब लंगलकार में लेके जाना है तो वहां पर भी आपको प्रथम पुरुष बहुवचन में ही आपको रखना होगा। तो आसीत, आस्ताम, आसन, और यहां अस्ति, स्ता, संति, आसन हो जाएगा। क्या होगा? आसन। ठीक, आगे चलो। आगे है बच्चों हमारा 7 नंबर पे डे का उच्चारण स्थान बताना। डे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टे का बताओ। अरे टे का और डे का तो एक ही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टे का पूछो या डे का पूछो, एक ही बात है। अब हमने उच्चारण स्थान बताए हैं तो उसमें हमने एक लाइन बताई जहां पर टवर्ग आता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा अकुह विसर्जनीयनाम कंठा इचु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री टवर्ग, ठीक है, मूर्धा होता है इनका उच्चारण स्थान। तो यहां पर डे पूछ रहा है, डे पूछा जा रहा है, टे पूछा जा रहा है, तो यहां पर ये टवर्ग में आता है तो यहां मूर्धा हो जाएगा बच्चों। क्या? मूर्धा। अब मूर्धा जिसने किया है उनका आंसर एकदम सही है, मूर्धा होता है। इसके बाद में है स्वागतम में उपसर्ग बताना है। हमारा शब्द है स्वागतम। अब स्वागतम को जब आप तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे तो बच्चों बनेगा सुधन
आगतम। तो यहां पर सु जो है वो क्या है, उपसर्ग है, तो सुधन आगतम। यहां पर सु जो है हमारा वो क्या है बच्चों, उपसर्ग है। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सु। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर पे, अंतःस्थ व्यंजन को क्या कहा जाता है, यानी संस्कृत में अंतःस्थ व्यंजन का नाम क्या है। तो सीधी सी बात है भाई, अंतःस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, यवरल, यवरल, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन यवरल होते हैं, मतलब यण कहते हैं इनको, यण। तो आपके ऑप्शन में आया होगा यण वर्ण। आपने सूत्र पढ़ा होगा एको यणचि। एको यणचि के अंदर हमने आपको बताया था कि यण क्या है। यण में आपके 4 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, 4। एक तो आता है आपका य, व, र, ल, य, व, र, ल। ये चारों के चारों वर्ण आपके यण कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अंतःस्थ व्यंजन को क्या कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन को हम कहते हैं भैया यण वर्ण, यानी यण वर्ण के वर्ण हैं ये। इसमें आपके 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल, ठीक है, ऐसे। क्लियर। आगे है हमारा संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है। तो संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ये याद रखना। सूत्र है संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। आपने देखे होंगे जब राम का रूप आपने पढ़ा होगा तो राम यानी कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जो आपके रूप चलते हैं उसके बाद में संबोधन आती है। तो संबोधन में वापस रिपीट होती है हमारी प्रथमा विभक्ति, हे रामौ हे रामाः। तो यहां प्रथमा ही तो है, तो यहां पर संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाती है बच्चों। कौन सी, प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अब यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 10 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। इनमें कोई दिक्कत है आपको तो आप हमसे और भी पूछ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। आगे इधर हमारे सवाल लिखे हुए, इनमें हम देखते हैं। देखिए मैं इनको आंसरों को मिटा रहा हूं अभी, जिससे कि हम इधर थोड़ा सा इनको भी बता सकें, क्योंकि स्पेस हमारे पास बिल्कुल फिक्स है। मैं यहां से इनको मिटा देता हूं और इधर वाले जो हमारे प्रश्न लिखे हुए हैं इनका हम आंसर आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इधर हम आपको इनका आंसर बता रहे हैं। वैसे मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं क्योंकि इधर वाले तो हमारे हो चुके हैं सारे के सारे। अब हमें इधर जो बच गए उनको हमें समझना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा इधर प्रश्न है 11 नंबर पे, निम्न में से अव्यय नहीं है। ये एक प्रश्न आया था बच्चों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो हमें प्रश्न भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर प्रश्न बताए हैं। निम्न में से अव्यय नहीं है, ऑप्शन है आपके सा, सदा, कदा, एव। अब देखिए बच्चों हम आपको बता दें यहां पर सदा अव्यय है, कदा भी अव्यय है और एव भी आपका अव्यय है, लेकिन सा जो है पहले नंबर का ये अव्यय नहीं है। तो यही तो हमें बताना है कि अव्यय कौन सा नहीं है। तो यहां आंसर हो जाएगा सा। ये सा हमारा अव्यय नहीं है। सा का मतलब क्या होता है, वह। जब हमें स्त्रीलिंग में किसी के लिए कहना हो वह, तो हम कहेंगे सा बालिका, और पुल्लिंग है तो हम कहेंगे सह बालक है, इस तरह से। ठीक है ना। ये हमारा सर्वनाम शब्द है बच्चों, ये सर्वनाम शब्द। तो उत्तर हो जाएगा सा। आगे है हमारा 12 नंबर पे, उपसर्ग नहीं है। इनमें से उपसर्ग कौन सा नहीं है। तो यहां देखिए ऑप्शन है परा, प्रति, प्र और अधिक। हम आपको बता दें कि 22 उपसर्ग हैं। 22 में ये 3 स्टार्टिंग के दे रखा है, ये तीनों के तीनों उपसर्ग हैं, लेकिन चौथे नंबर का उपसर्ग नहीं है। यानी कि परा भी उपसर्ग है, प्रति भी है, प्र भी है। प्र पर अपसम, प्र पर अपसम, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं आपके। ठीक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अधिक जो है ये उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसके बाद में अगला है हमारा तुम्हारा नाम क्या है। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। कितना अच्छा प्रश्न है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब हमें संस्कृत में बोलना है तो हम यहां पर षष्ठी विभक्ति लगाएंगे भैया। कौन सी, षष्ठी। संबंध काके, कीरारे, री, नाने, री, मा, मेरी, ये चिन्ह होते हैं हमारे। तो हम लिखेंगे यहां पर तव नाम किम अस्ति। तव नाम, तव नाम किम अस्ति। ठीक है, अब ऑप्शन में आप देख लेंगे तव नाम किम अस्ति। यहां पर किम और ये अस्ति है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि किम तव नाम अस्ति, कैसे भी आप आगे पीछे कर लो, लेकिन ये कि यही शब्द रहेंगे इसमें, तभी जाकर के आपका आंसर ये सही होगा।
तब नाम किम अस्ति, नाम तब किम अस्ति, ठीक है ना, किम अस्ति नाम तब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे शब्दों को करने से। लेकिन किसी उदाहरण में नाम की जगह नामम दे रखा होगा वो गलत है, क्योंकि नाम आपका बिल्कुल शुद्ध है। तब यानी तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे, ठीक है। आपका पूछते हैं तो भवत शब्द के हिसाब से हम भवतः बनाते, भवतः नाम किम, और हम पूछेंगे तुम्हारा तो तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से, ठीक है। क्लियर। आगे चलो, आगे है ऐच्छत में काल बताना है। कौन सा काल है इसमें? ऐच्छत में काल का मतलब लकार, यानी लकार आपको बताना है, सीधी सी बात ये है। ऐच्छत में कौन सा लकार है? अब ऐच्छत में लकार है भैया आपका लंग लकार, मतलब भूतकाल है। इसमें इच्छ धातु है, ऐच्छत ऐच्छताम, ऐच्छन रूप चलता है, तो यहां पर आप लिख लेंगे लंग लकार। कौन सा है? लंग लकार, मतलब भूतकाल, ठीक है। लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल। तो यहां उत्तर हो जाएगा हमारा लंग लकार। आगे चलिए, आगे है कर्मधारय भेद के, यानी कर्मधारय का भेद बताना है। मैंने आपको समझाया कि भाई तत्पुरुष हमारा होता है, और तत्पुरुष का भेद होता है आपका कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु। कर्मधारय का भेद क्या होता है? द्विगु। तो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है, तो यहां पर आपको लिखना होगा द्विगु। यहां उत्तर होगा आपका द्विगु। क्या होगा? द्विगु। ठीक। आगे चलिए, आगे है जुहू यू। यहां पर आपको बताना है कौन सा लकार है और कौन सा उसमें पुरुष है। ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से मानो कि शानदार प्रश्न है। ये एक प्रकार से जटिल भी माना जा सकता है, एक प्रकार से कठिन भी आपका ये प्रश्न माना जा सकता है। यहां पर जो हु यू जो है, यहां पर बच्चों हु धातु है हु, और हु का अर्थ होता है हवन करना। क्या अर्थ होता है? हवन करना। आपने कभी हवन किया होगा, ठीक है। अब यहां पर यह देखना है सबसे पहले तो भाई लकार कौन सा है और उसमें आपका पुरुष कौन सा है। तो यहां पर लकार है आपका विधिलिंग लकार। कौन सा है? विधिलिंग लकार। कौन सा है? विधिलिंग लकार है। इसमें रूप चलता है जुहुयात, जुहुयाताम, जुहुयूहु, जुहुयात, जुहुयात, जुहुयाताम, जुहुयूहु। ये हमने लिखा है प्रथम पुरुष का, ठीक है। प्रथम पुरुष के अंदर हमने लिखा है रूप। विधिलिंग लकार के अंदर जब आप हु धातु का रूप चलाओगे तो रूप बनेगा जुहुयात, जुहुयाताम, जुहुयूहु। तो यहां पर आपसे पूछा गया है जुहुयूहु, ये आपका प्रथम पुरुष के अंदर है और बहुवचन है और विधिलिंग लकार में है। क्लियर? इसको अच्छे से समझ लेना। आगे चलो, आगे है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण जो सूत्र है, इसका उदाहरण बताना है। हमने कहा कि इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि शांत है, शांति इसी का उदाहरण है। इसके अलावा अंचित है, ठीक है। इसके अलावा पंचमी, ऐसे, क्योंकि सामने वाले वर्ण के हिसाब से इसमें पंचम हो जाता है। यहां देखो, जैसे यहां तय था, तय के हिसाब से पंचम हो गया, इधर तय के हिसाब से पंचम हो गया, यहां पर चय के हिसाब से पंचम हो गया। ऐसे आप इसमें पंचम कर लेते हैं। अब ऑप्शन में इनमें से कौन सा आया है वो आप कर लेना। ठीक। आगे चल, आगे है तल्लय में संधि बतानी है। तल्लय में, तो तल्लय में संधि वही तत् धन लय है। तत् धन लय, यहां पर लत्व संधि है बच्चों। कौन सी है? लत्व संधि। लत्व, जैसे उत्लेख है तो उल्लेख है बनता है, उल्लेख है। ऐसे समझ लो, जैसे उल्लेख है हमारा रूप है उल्लेख है, इसी तरह से हमारा तल्लय बनता है तत्लय उतलय, उत्लेख है। तो यहां पर क्या है? आगे जो आपका लय है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो आपका तवर्ग होगा उसकी जगह भी आपका क्या करना है? लय करना है। तोरली सूत्र है आपका, ठीक है, तोरली। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? लत्व संधि कार्य हो जाएगा। क्या होगा? लत्व संधि कार्य। इसके बाद में ये का उच्चारण स्थान पूछा गया है। ये का उच्चारण स्थान, तो ये कहां आता है भाई? बताइए आप, ये किस जगह पर आता है? आप बोल के देख लीजिए। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। तो इचु, ई चवर्ग और ये और श, इचु यशानाम तालु। तो यहां पर जो ये है इसका हो जाएगा आपका तालु। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका? तालु हो जाएगा।
ठीक, अब हमारे यहां पर 19 प्रश्न हो जाते हैं बच्चों। अब इसके बाद में एक प्रश्न और आया था, वो क्या था उसको भी देख लेते हैं। चलिए, एक प्रश्न और आया था 19 के बाद में 20 प्रश्न था कृष्णौत कंठ्यम, कंठ्यम, कृष्णौत कंठ्यम। यहां पर पूछा गया था कि कौन सी संधि है, यह प्रश्न आया था, बच्चों ने बताया था कृष्णौत कंठ्यम। तो यहां पर कृष्णधन औत कंठ्यम, इस तरह से हमारा विच्छेद होता है, कृष्णधन औत कंठ्यम, इस तरह से हमारा विच्छेद है। तो यहां पर बच्चों वृद्धि संधि हो जाएगी आपकी। आप देख सकते हैं यहां पर कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। ठीक है, जैसे सदैव है, ममैव है और महौषधि है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा वृद्धि संधि। क्या होगा, वृद्धि संधि। एक प्रश्न आया था आपका णबुल का उदाहरण कौन सा नहीं है, णबुल प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब इसमें जो बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि कारक आया था, धारक आया था, और भी कोई उदाहरण आया था, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन आए थे उसी के अकॉर्डिंग बता रहे। 2 ऑप्शन दिए थे और एक दिया था चोर है, चोर है, ऐसे। तो यहां पर जो उदाहरण दिए इनके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहां पर देखो कारक में भी णबुल प्रत्यय है, धारक है में भी णबुल प्रत्यय है, लेकिन यहां पर जो चोर शब्द है इसमें णबुल नहीं है, क्योंकि यहां पर चुर धातु है बच्चों, चुर, और चुर धातु से यहां घय प्रत्यय हम करेंगे। घय करने के बाद में आपको पता है इसका ए बचता है, और यहां पर जो यहां ये आदि में दे रखा है उ, इसका गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा चोर है। ऐसे जैसे लेख, लिख शब्द होता है, लिख धातु है हमारी, तो इससे लेख है बनता है। क्या बनता है, लेख है। इस तरह से हमारा चुर से चोर है बन जाएगा। तो चोर है जो शब्द है इसमें घय प्रत्यय है, ठीक है ना। और जो आपका कारक है, धारक है, इनमें सब में क्या है, णबुल प्रत्यय है। तो ऐसे करके आप यहां पर समझ चुके होंगे कि इनमें क्या आंसर होगा। तो हम यहां पर आपको टोटल 21 प्रश्न बता चुके हैं बच्चों, 21। हमारे पास जो प्रश्न आए थे वो हमने यहां पर बता दिए हैं। एक किसी हमारे ऑडियंस ने एक सवाल किया था जो कि हमें सवाल सही नहीं लगा। यदि आपको याद है किसी को तो उस सवाल को आप जरूर बताना। उन्होंने ये कहा कि कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे द्वितीया, पंचमी और चतुर्थी, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो विभक्ति का प्रयोग किसका होता है, वैसे सारी विभक्तियों का प्रयोग होता है हम जानते हैं, लेकिन इस प्रश्न को आपको यह देखना है कि वास्तव में क्या प्रश्न था ये, और उसमें वास्तव में ऑप्शन क्या थे। यदि किसी भी साथी को ये प्रश्न याद है तो हमें जरूर कमेंट में लिखना, उसके बाद में उसका भी आंसर हम बता देंगे। अब हमने 21 बताए हैं, इसके अलावा आपके 9 प्रश्न बच चुके हैं अभी भी। अब 9 प्रश्न इनके अलावा यदि आपको किसी को भी याद हैं तो आप उन प्रश्नों को भी हम तक जरूर भेजें, जिससे कि हम आपको उनको भी इसमें ऐड कर सकें और आपको बता सकें दोस्तों। तो ये हमारा हो गया कार्य कंप्लीट। बीएसटीसी एग्जाम में जो संस्कृत के प्रश्न आए थे उनका ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा, अपना मूल्यांकन हो गया होगा, कितने नंबर आपके आ सकते हैं आप कमेंट में जरूर बताना। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत, आपके लिए बहुत ही कमाल का है, शानदार है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आगे आपको बहुत काम आने वाला है। आगे जो भी आप पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे, उस पर आपको सारा कुछ मिलता रहेगा। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर भी आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस पे हम आगे बताने वाले हैं कि आपकी संस्कृत की कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें आगे रिजल्ट के बाद में क्या क्या प्रोसेस रहेगी, वो हमें क्या करना पड़ता है, वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा वो भी बताऊंगा। इसके अलावा ऑल ओवर हमारा जो कट ऑफ है संस्कृत के अलावा जनरल का, वो कितना रह सकता है, मैं सारी बात आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो जरूर से जरूर आपको देखना है, और वो तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।